बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहली ख़बर इमरान खान साहब के हवाले से कि नैब की टीम इमरान खान साहब से तहकीकात करने के लिए, तफ्तीश इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उनको अरेस्ट करने के लिए अडयाला जेल रावलपिंडी पहुंच गई है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को प्रेजेंट इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे बहुत बड़ी कोई डेवलपमेंट हो गई है और इमरान खान के लिए मज़ीद मुश्किलात होंगी अब, क्योंकि इमरान खान का बाहर आना नज़र नहीं आ रहा। एक और केस में उनकी गिरफ्तारी डलने जा रही है। जो हालात पिछले कुछ महीनों में और पीडीएम के दौरे हुकूमत से सब ने देखे हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आई थिंक एवरीबडी हु हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस इज़ एब्सोल्युटली क्लियर कि जो 180 मुकदमात इमरान खान के ऊपर बनाए गए थे वो कोई लाइब्रेरी में सजाने के लिए तो नहीं बनाए गए थे, वो कोई शेल्फों में सजा कर दिखाने के लिए तो नहीं बनाए गए थे। वो मुकदमात दर्ज करने का कोई मकसद था ना। तो अगर इमरान खान ऑलरेडी अडयाला जेल में कैद हैं साइफर केस में और उसके अंदर उनका ट्रायल चल रहा है और उससे पहले वो जेल में थे तोशाखाना की वजह से, और उसके बाद फिर साइफर ट्रायल आ गया और बीच में अब नैब का आ गया। तो वो मैंने अक्सर सुना है, क्योंकि हम वकालत में आपको पता है कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं जो ऑलरेडी जेल में होते हैं। तो उनसे जब आपके मिलते थे किसी के ऊपर एक FIR है, उसके ऊपर दूसरी FIR में भी उसकी गिरफ्तारी पड़ जाती थी वाइल ही वॉज इन द जेल, तो कहता था जी ठीक है मैं जेल चाहते जेल तो अगे मैं कितने जाना है, मजीद 2 भी पर्चियां गिरफ्तारी पै जाएगी या 3 च पै जाएगी या 4 च पै जाएगी, मैं जेल ही आना, जेल च ही बहना ना। 1 च गिरफ्तारी होए या 10 च गिरफ्तारी होए या 180 च गिरफ्तारी होए, हूँ तो मैं जेल में, ये लोग अक्सर कहते थे। तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब जो है वो इस माइंडसेट में ऑलरेडी बहुत पहले से थे, जब वो कहते थे ना कि एक पहली सेंचुरी होने जा रही है और बड़ी तेज़ी से मैं डबल सेंचुरी की तरफ जा रहा हूँ। तो ही वॉज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मेंटली एंड ही न्यू कि ये जो मुकदमात हो रहे हैं जिनकी तादाद 50 पे गई, फिर 100 पे गई, फिर 150 पे गई, फिर 180 पे गई, एंड एवरी सिंगल टाइम जब भी मुकदमा कोई होता था या एक दिन में या एक रात में कई मुकदमात होते थे और वो उसके बारे में बात करते थे, गिनवाते थे, तो उनको पता था कि ये मुकदमात किसी मकसद की वजह से दर्ज हो रहे हैं और 1 बाय 1 करके इनका इस्तेमाल इमरान खान साहब के खिलाफ होगा, हो सकता नहीं है, होगा। क्यों? क्योंकि पीडीएम की हुकूमत से इंसाफ की तो कोई तवक्को नहीं थी, कोई कानून और आइन के मुताबिक या मेरिट्स के मुताबिक तो चीज़ें आगे बढ़ नहीं रही थी। वो तो सिर्फ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के एजेंडे पर थी कि इमरान खान को किसी तरह से दीवार के साथ लगाना है और इलेक्शन से पहले कानूनी शिकंजे में कैद करके इतना जिज कर देना है कि इमरान खान सियासत के मैदान में इंतखाबात में हमारा मुकाबला ना कर सके। यानी कि ये सिंपल वो सिचुएशन है कि जिसमें बच्चे खेल रहे हो आपस में क्रिकेट मैच और एक टीम बड़ी स्ट्रांग है और दूसरी बिल्कुल कमज़ोर है और वो हारने वाली है और वो विकेटें उठाकर जो है वो निकल जाए ग्राउंड से, या फिर वो पिच खराब कर दे और वो कहे कि जी ये मैच आगे नहीं चल सकता, या फिर हम मैच जीत गए। ये वो वाला हिसाब हुआ ना, रोंदी मारी गई है, सरासर रोंदी मारी गई है। तो ये तो अंधे को भी नजर आ रहा था भाई। तो अभी वो लोग जो वीलॉग्स कर रहे हैं और इसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी एक और बड़ी डेवलपमेंट, इमरान खान मजीद मुसीबत में फंस गए, नैब की टीम, और नैब की टीम कोई उनके घर पहुंच गई है? नैब की टीम तो पहुंची अडयाला जेल में, और जेल का मतलब सबको पता है कि जेल क्या होती है, जेल तो जेल होती है। तो इमरान खान इज ऑलरेडी इन जेल और वो जो भी उनका नज़रिया था, उनकी फ़िलासफ़ी थी, वो उसकी कीमत अदा कर रहे हैं एंड ही इज़ मेंटली प्रिपेयर्ड टू पे दैट कॉस्ट। और मेरी जितनी दफ़ा भी इमरान खान साहब से मुलाकात हुई थी 9 मई से पहले या 9 मई के बाद, जितनी दफ़ा मैंने उनसे सवाल पूछा, जितनी दफ़ा गुफ्तगू हुई, जो मैंने उनकी माइंड रीडिंग की है, तो वन थिंग दैट ही वॉज एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट वॉज दैट ही इज़ रेडी टू पे द कॉस्ट। वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे वो कॉस्ट पे करने के लिए। अच्छा, ये बात दुरुस्त है कि उस टाइम पे जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे 9 मई से पहले कॉस्ट पे करने के लिए, तो उस टाइम पे उनकी पॉलिटिकली सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट थी और उनकी सपोर्ट की जो शक्ल थी या खदोखाल था, जिस तरह से उनकी सपोर्ट नज़र आती थी, वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन थी। और 9 मई के बाद वो सपोर्ट तो मौजूद है लेकिन उसकी शक्ल नज़र नहीं आती, वो ट्रांसलेट नहीं होती सामने सड़कों पे, जलसों में, जलूसों में, दीगर मामलात में। लेकिन उसके बावजूद मैं 9 मई के बाद, मैंने पहले भी कई दफ़ा आपको बताया कि मैं उन चंद सहाफ़ियों में से हूँ जो 9 मई के बाद भी इमरान खान को ज़मान पाक लाहौर में उनके घर जाके मिले थे, जब हू का आलम था, खौफ का समा था, साफ़ी वहाँ पे जाने से घबरा रहे थे। तो मैं जाकर इमरान खान साहब को मिला था और तब भी मैंने मेंटली उनको
उसी स्टेट ऑफ माइंड में देखा था जिस स्टेट ऑफ माइंड। तो आज अगर इमरान खान मिसाल के तौर पर अडयाला जेल में बैठे हुए हैं, और मुझे तो बताने वाले ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब मेंटली बहुत सारी चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके तैयार बैठे हुए हैं। इवन कि जो साइफर ट्रायल है उसके हवाले से भी मेंटली उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। मुझे एक वकील ने कहा कि यार खान साहब, जज खान साहब, मतलब कि एक वकील ने मुझे बोला कि जितने भी लोग अदालत में मौजूद होते हैं, समवेयर इन सम कॉर्नर ऑफ देयर माइंड एवरीबडी इंक्लूडिंग खान साहब बिलीव्स कि इन्होंने तो मुझे सजा ही देनी। ये एक वकील ने मुझे बोला। यानी कि अब वो शख्स जिसके ऊपर ट्रायल चल रहा है और जिसके ऊपर कौमी सलामती से खेलने का इल्ज़ाम लगा दिया है, उसके पस मंज़र को नज़रअंदाज करते हुए कि वो क्या था और क्या है और क्या होना चाहता था और कितना सिंसियर था मुल्क के साथ, और क्या उसकी फ़िलॉसफी थी या क्या उसका वो रेपुटेशन थी, उस सारी चीज़ों से कतई नज़र उसके ऊपर गद्दारी का या फिर कौमी सलामती से खेलने का या कत्ल का या दहशत गर्दी का या दीगर मामलात का इल्ज़ाम लगा दिए। और बंदा बड़ा मतलब कि इस चीज़ को महसूस कर सकता है, लेकिन उन्होंने मेंटली इस चीज़ को ज़हन में बैठाया हुआ है कि अच्छा अगर इस अदालत में ये मामला इस तरह चल रहा है सीक्रेटली कि मीडिया को भी इजाज़त नहीं है, जेल ट्रायल हो रहा है, मेरे हकूक़ भी जो है वायलेट किए जा रहे हैं, इसने मुझे सजा ही देनी होगी। इतना ही बात है इमरान खान के लिए। ये वकील ने मुझे आके एक ने कहा कि जी खान साहब जो है इस तरह इस माइंडसेट में, अब इसके लिए गट्स चाहिए होते हैं, इसके लिए हिम्मत हौसला चाहिए होता है, इसके लिए कुर्बानी का जज्बा चाहिए होता है, इसके लिए मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है, इसके लिए कोई नज़रिया, कोई फ़िलॉसफी चाहिए होती है। अगर आपका मकसद सिर्फ मिसाल के तौर पे इक़्तिदार हासिल करना, पैसा कमाना और प्रोटोकॉल एंजॉय करना होता है, तो फिर ये वाली स्टेट ऑफ माइंड नहीं होती है जब आप जेल में होते हैं। फिर स्टेट ऑफ माइंड ये होता है दैट समहाउ आई नीड टू गेट आउट ऑफ हियर। बट ही इज़ नॉट जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, ही इज़ इन अ डिफरेंट स्टेट। तो वो तमाम लोग जो वीलॉग्स खड़का रहे हैं इसके ऊपर कि जी इमरान खान मजीद मुसीबत में फंस गया, फॉर ऑल ऑफ देम जो मेरी असेसमेंट है, फिक्र ना करो, इमरान खान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जेल में अगर बैठा है तो उससे एक मुकदमे में तफ्तीश हो रही है या तमाम 180 मुकदमात में तफ्तीश हो रही है। जज मोहम्मद बशीर ने वारंट गिरफ्तारी नहीं निकाला या जज मोहम्मद बशीर ने वारंट गिरफ्तारी निकाल दिया है। और मैं पहले भी एक वीलॉग में ये आप लोगों को बता चुका हूँ कि इत्तेसाब की जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, अगर किसी ने उसका अंदाज़ा लगाना है तो जज मोहम्मद बशीर एक कैरेक्टर है, किरदार है। इत्तेसाब अदालत इस्लामाबाद कोर्ट नंबर 1 का जज है, उसको ज़रा पढ़ लें। और दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कोई शख्स पाकिस्तान में एहतसाब का अंदाज़ा करना चाहता ना कि किस लेवल की अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान में होती है, किस तरह का एहतसाब पाकिस्तान में होता है, या पाकिस्तान की रियासत या हुकूमतें जितनी भी आई हैं वो कितना अकाउंटेबिलिटी को लेकर सीरियस हैं, कितनी संजीदा हैं, कितना करप्शन की रोकथाम हम चाहते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्टों का कितना हम पे असर होता है। अगर कोई ये अंदाज़ा लगाना चाहता है तो जज मोहम्मद बशीर का कैरेक्टर ज़रा एक दफ़ा पढ़ ले, जिसके बारे में मैं ये बता चुका हूँ कि वजारत कानून के जो कवायद हैं उन कवायद के मुताबिक नैब के जजों की तकर्री 3 साल के लिए होती है। ठीक है जी, एक जज साहब आए हैं, नैब की कोर्ट है, उसके अंदर उनकी तकर्री होनी है, कवायद के मुताबिक वो 3 साल के लिए होनी है। और कोई जज इतना कोई मरीख से नहीं आ जाता, कोई ऐसा इंटेलेक्ट लेकर नहीं आ जाता कि उसको एक दफ़ा बिठा दें तो उसको छेड़े ही ना। जिस शख्स को बिठा दें और फिर उसको छेड़े ही ना, उसकी कोई और तो वजह हो सकती है। मिसाल के तौर पे कि क्या वजह हो सकती है उसकी, चलो यही सवाल उठाते हैं कि क्या वजह हो सकती है। एक जज साहब है, वो जी 2012 में तैनात होते हैं एहतसाब अदालत नंबर 1 इस्लामाबाद में, और यूसुफ रज़ा गिलानी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं और वो उनको तैनात करते हैं और 3 साल के लिए तैनाती होती है कवायद के मुताबिक। और उसके बाद वो 3 साल गुजरते हैं लेकिन वो फिर भी वहाँ पे जज है, फिर 3 साल गुजरते हैं वो फिर भी वहाँ पर जज है, फिर 3 साल गुजर रहे हैं लेकिन वो फिर भी वहाँ पर जज है। नवाज शरीफ के दौर में भी थे, पीपल्स पार्टी के दौर में भी थे, टू बिगिन विद पीपल्स पार्टी के दौर में थे, फिर नवाज शरीफ के दौर में थे, फिर इमरान खान के दौर में थे, फिर पीडीएम के दौर में थे और अब इस निगरान हुकूमत के दौर में भी हैं। 4 वज़राए आज़म को जज मोहम्मद बशीर बतौर मुल्ज़िम अपनी अदालत में पेश होते हुए देख चुके हैं। एक परवेज़ अशरफ, एक शाहिद खाकान अब्बासी, एक नवाज शरीफ और अब चौथे इमरान खान।
मियां नवाज शरीफ को जब एवन फील्ड अपार्टमेंट्स में सजा होनी थी, जज मोहम्मद बशीर ने दी थी। मरियम नवाज को सजा होनी थी, जज मोहम्मद बशीर ने दी थी। कैप्टन सफदर को सजा होनी थी, जज मोहम्मद बशीर ने दी थी। इसहाक डार के खिलाफ असासों का केस था, जज मोहम्मद बशीर उसको ट्राई कर रहे थे। इसहाक डार पेश नहीं हुए थे, इश्तिहारी करार दिए गए थे, जज मोहम्मद बशीर ने इश्तिहारी करार दिए थे। अब इसहाक डार को रिलीफ मिला है, आने से पहले वारंट सस्पेंड हुए हैं या फिर उनकी बरियत हुई है, जज मोहम्मद बशीर ने की है। अब अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी निकल रहे हैं और नैब की टीम जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वकारुल हसन शामिल हैं और इनकी क़यादत में नैब की टीम अडियाला जेल पहुंच गई इमरान खान से इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो ये वारंट गिरफ्तारी और ये इजाज़त जज मोहम्मद बशीर ने दी है। तो जज मोहम्मद बशीर वो सतून है पाकिस्तान की एहतसाब की इमारत का कि जो अगर निकल गया ना तो मुझे लगता है कि एहतसाब तो फिर हो ही नहीं सकेगा पाकिस्तान। कैसे होगा? जज मोहम्मद बशीर एक नाम है, इस नाम को याद रखें, जज मोहम्मद बशीर, इस नाम को याद रखें, ये एक अहम नाम है। और पाकिस्तान में अगर ये नाम निकल गया और इनकी रिटायरमेंट अब करीब है तो फिर एहतसाब कैसे होगा पाकिस्तान में? किस तरह से एहतसाब होगा पाकिस्तान में? तो सारे पाकिस्तानियों को बहुत फिक्र होनी चाहिए इस हवाले से, और ख़ास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं पाकिस्तान में एहतसाब हो, और ख़ास तौर पे वो लोग जो चाहते हैं कि अलकादर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड मलिक रियाज का जो आया था वो उसकी करप्शन इमरान खान के पल्ले से कैसे निकालनी है, बावजूद इसके कि वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पड़ा हुआ है। और मैं इसके ऊपर एक तफसीली वीलॉग कर चुका हूँ और वो वीलॉग्स में है, अगर कोई देखना चाहे तो जाके देख ले कि एक शख्स का 190 मिलियन पाउंड अदालत कहती है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत, कि मेरे पास मौजूद है, ये यहां पर मैंने इसको अकोमोडेट कर दिया इस खाते में। अच्छा, वो अदालत से कोई नहीं पूछ रहा कि भाई किस खाते में अकोमोडेट किया, क्यों किया, बैरिया टाउन कराची में कैसे अकोमोडेट कर दिया, कैसे कर दिया बैरिया टाउन कराची में? वो तो बैरिया टाउन कराची की पेमेंट अलहदा से मलिक रियाज साहब ने करनी थी और ये तो 190 मिलियन पाउंड एनसीए ने दिया था। तो अदालत ने कैसे कर दिया? अदालत वाया गवर्नमेंट, वाया इमरान खान गवर्नमेंट वो अदालत के पास गया है और अदालत कहती है कि मैंने अकोमोडेट उसमें मलिक रियाज के खाते में उसको कर दिया है। तो मलिक रियाज को भी फायदा, अदालत का भी ऑर्डर आ गया और वो वाया गवर्नमेंट इमरान खान की होते हुए वहां से गया, कसूर सारा इमरान खान का। भैया अगर इमरान खान की हुकूमत से गलती हुई थी और काबीना की मीटिंग में फैसला हुआ था कि 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को भिजवा दिए जाए, तो अगर वो गलत फैसला था तो वो फैसला हुकूमत का अदालत तक गया था, तो अदालत उसको करेक्ट करती है। और अगर अदालत ने उसको इंडोर्स कर दिया है तो फिर वो फैसला दुरुस्त है। और अगर वो फैसला दुरुस्त नहीं है तो फिर अदालत से पूछे ना जिन्होंने अकोमोडेट किया। या तो इमरान खान ने वो 190 मिलियन पाउंड जो एनसी ने दिया वो जाती तौर पर अपनी जेब में रख लिया, या कहीं और लगा दिया, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, प्राइवेट प्रोजेक्ट में लगा दिया, देन इमरान खान इज रिस्पॉन्सिबल, उससे पूछना चाहिए। लेकिन अगर वो 190 मिलियन पाउंड आपके अपने सरकारी वकला, आपके स्पेशल असिस्टेंट्स टू प्राइम मिनिस्टर इरफान कादर जैसे ही आपके अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट में है, तो सुप्रीम कोर्ट से पूछें, और अगर पैसा वापस चाहिए तो उधर से रिकवर कर ले। इट इज एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब उसमें वो है, उसमें से निकालना गया, उसमें से अलकादर ट्रस्ट केस निकालना, उसमें फिर इमरान खान से तफ्तीश करनी है, उसमें ये असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ और वकारुल हसन को अडियाला जेल भेजना। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूं ना, ये जो हमारी हरकतें और हमारी प्रायोरिटीज़ हैं ना, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे हमने तरक्की कोई नहीं करनी है। जिस मुल्क में सारे का सारा फोकस और सारी हुकूमती मशीनरी और रियासती मशीनरी का इस्तेमाल और ये जितना भी हमारा रिसोर्स है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल के लोग, आसिफ साहब, ये वकारुल हसन साहब, ये बच्चे हमारे जिन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, इनको पकड़ के आपने इस तरह के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस पर इस्तेमाल करना है और उनको इंस्ट्रक्शंस दे देनी है कि बेटा ये जाओ करके आओ और ये सवाल पूछो और ये जवाब जो भी देगा वो लेकर आओ, उसके बाद तफ्तीश को देखेंगे। क्या मतलब कि उस मुल्क में क्या होना है फिर तरक्की? मुझे बताएं, छनकना तरक्की होगी वहाँ पे? क्या होगा उस मुल्क में? और ये सिर्फ नैब की हालत नहीं है, ये इस वक्त पूरा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है, पूरा सिस्टम ऐसे ही चल रहा है, पूरा सिस्टम ऐसे चल रहा है, फ्रॉम योर पार्लियामेंट टू योर जुडिशरी टू योर ब्यूरोक्रेसी एंड योर पॉलिटिशियंस एंड एवरीबडी। तो मुझे बताएं क्या तरक्की करनी? आपस में एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हुए हैं, आपस में एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं,
ये जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिन्ना साहब ने हमें दे दिया था, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कौन ज़्यादा ताकतवर बन जाए ये रेस लगी हुई है। ये नहीं पता कि इस तरफ हिंदुस्तान है, उस तरफ अफ़गानिस्तान है, इस तरफ चीन है, इस तरफ अपना दीगर ममालिक हैं, और वो ये जितने भी ममालिक हैं और ये पूरी दुनिया है, ये आपस में मुल्कों की रेस लगी हुई है तरक्की की। हिंदुस्तान के साथ हमारी रेस लगी हुई थी। अब उस रेस में हम किधर खड़े हैं मुझे बताएं। मैं इधर अमेरिका में जिससे भी बात करूँ कहते हैं इंडिया तो बड़ा आगे निकल गया जी, इंडिया तो चांद पे चला गया, इंडिया तो G20 समिट, इंडियन आईटी को देख ले, इंडियन एक्सपोर्ट्स को देख ले, एप्पल जो है वो इंडिया में अपना सेटअप ले गया, टेस्ला गाड़ी इंडिया के अंदर बंद, क्या क्या मैं नहीं सुनता। और तकलीफ होती है, कसम से तकलीफ होती है कि हम वो लोग थे आइडियलिस्ट्स जो कि बाहर पढ़ने के बाद वापस आए जी, अपने मुल्क जाएंगे, मेहनत करेंगे, मुल्क के लिए काम करेंगे, तरक्की करेंगे, आगे लेके चलेंगे, कोई लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठ के कोई मुल्क के लिए। हम लोगों को ये सुनना रह गया था। अब इस स्टेज पे आके कि जी ये देखो, तुम बातें करते हो, मुकाबले करने की कोशिश करते हो, वो देखो उनकी इकॉनमी किधर खड़ी है, देखो उनके प्राइम मिनिस्टर को क्या प्रोटोकॉल मिला है यहाँ पे व्हाइट हाउस में और कांग्रेस में, और तुम लोगों की क्या सूरत हाल है, और तुम लोग आते हो तो कैसे तुम लोगों को ट्रीट किया जाता है। ये सुनना रह गया था। तो दिल दुखता है, तकलीफ होती है, और ज़्यादा तकलीफ इस वजह से होती है कि ये जो भी सूरत हाल है, जो भी सिचुएशन है, उसको रियलाइज करते हुए वी आर स्टिल नॉट रेडी टू चेंज आवर प्रायोरिटीज। हम अपनी तरजीहात बदलने के लिए तैयार है। हमारा फोकस वही है, हमने उसी घड़े में घूमना है और घूमते चले जाना और उससे बाहर नहीं निकलना। ये कसम खाई हुई है हमने। मतलब कि मैं आपसे कह रहा हूं ना कि इन बच्चों को इस्तेमाल, जो असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ वकारुल हसन किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इनको, बच्चों को, कि जी जाओ इमरान खान से तफ्तीश करो, इन लाइंस पे तफ्तीश करो। क्या इंडिपेंडेंस है इन बच्चों के पास, इस असिस्टेंट डायरेक्टर आसिफ या वकारुल, क्या इंडिपेंडेंस है एज एन इंक्वायरी ऑफिसर और एज एन इन्वेस्टिगेटर? आई नो दैट फॉर अ रीजन, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम फॉर द लास्ट 17 ईयर्स। मैंने देखी हैं तफ्तीशें कैसे होती हैं पाकिस्तान में, मैंने देखा है मुल्क कैसे चलता है, मैंने देखा है प्रायोरिटीज क्या है। सिफारिश ने सत्यानाश कर दिया इसमें। 1911 की कॉल करो, यहाँ पे एक आम आदमी करे, ठग करके पुलिस पहुंचती है और उसको एड्रेस करती है। वहां पे 15 पे कॉल करो, पुलिस अगर टाइम पे पहुंच भी गई है तो आपकी सिफारिश नहीं, आपका सत्यानाश फिर जाता है। दिस इज वॉट आई हैव सीन विद माई ओन आईज। मैंने अपनी आंखों से खुद देखा। बगैर किसी ताल्लुक के आपका कोई काम नहीं हो सकता। लोग तरस रहे हैं, मर रहे हैं कि जी सर कोई सिफारिश चाहिए, SHO आस्ते। यार ये कोई मुल्क है? ऐसे इंसानों को ट्रीट करते हैं? ये तरीकाकार है इंसानों को ट्रीट करने का? जानवर और इंसान में बुनियादी एक फर्क जो है वो इज्जत का है। यहाँ पे स्कूल में बच्चे जाते हैं ना, तो बच्चों को जो एक चीज सिखाते हैं ना, वो ये सिखाते हैं कि जी इस स्कूल का या इस क्लास का एक ही असूल है, और वो क्या है? रिस्पेक्ट, इज्जत। इज्जत करो, इज्जत दो। और हमने एक दूसरे की इज्जतों की वो धज्जियां उड़ाना शुरू की हुई हैं कि सियासतदान की इज्जत नहीं रहने देनी, जुडिशरी की इज्जत नहीं रहने देनी, ब्यूरोक्रेट्स की इज्जत नहीं रहने देनी, दीगर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी इज्जत नहीं रहने देनी। इज्जत बच ही नहीं रही है, एक दूसरे पे ही हमला करी जा रहे हैं, एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां, एक दूसरे पे इल्जामात, एक दूसरे जोर लगा के जितना बस चलता है बस गिरा दो, मार दो, खत्म कर दो, मैं रह जाऊं और मैं ही पाकिस्तान का वाली वारिस हूं। इस तरह पाकिस्तान तरक्की करेगा? इस तरह फ्यूचर बनेगा? क्या सोच क्या रहे हैं हम? किधर जाना चाह रहे हैं? कर क्या रहे हैं इस मुल्क के साथ? कोई ख्याल नहीं आ रहा अपने बच्चों का। अपने वक्ती अना की उस तस्कीन में इतने अंधे हो चुके हैं हम लोग कि हमें पता ही नहीं लग रहा कि ये मुल्क है भाई 25 करोड़ लोगों का, जिसकी बुनियाद में लाखों लोगों की कुर्बानियां हैं और जिसका एक फ्यूचर है, और जिससे आलम इस्लाम की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं कि जी वाहिद न्यूक्लियर पावर है पूरी मुस्लिम दुनिया की, तगड़ी फौज है। क्या कर रहे हैं हम उसके साथ, उस मुल्क के साथ, उस रियासत के साथ, इस अवाम के साथ क्या कर रहे हैं? हमारी सोच नहीं जा रही है। मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये अब देखें ना, हमारे रौले देखें और हमारी प्रायोरिटीज देखें। उधर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है फौजी अदालतों का कि जी फौजी अदालतें आइन के खिलाफ है, और मैं भी ये कहता हूं कि आइन के खिलाफ है। मेरी राय है इसके ऊपर एक वकील की हैसियत से।
अच्छा जी, अब ये जो सेनेट बैठा हुआ है इस वक्त का जो सेनेट बैठा हुआ है, वो सेनेट की आज की खबर आ गई है जी, सेनेट ने करारदाद मंजूर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और ये फौजी अदालतें वक्त की ज़रूरत है और बहुत अहम है, और वो पूरी लंबी चौड़ी करारदाद है। इस इशू पे अब फाइट होनी है बिटवीन द सेनेट एंड द सुप्रीम कोर्ट, और जो पीछे से स्ट्रिंग्स पुल कर सकता है वो स्ट्रिंग्स पुल करेगा, जिसके पास ताकत है, जो कर सकता है वो करेगा। अब मुझे बताएं कि आपकी जुडिशरी, आपकी सुप्रीम कोर्ट, आपकी सेनेट, रजा रवानी साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब जमात इस्लामी के और वो पीपल्स पार्टी के, उन दोनों ने इसकी मुखालफत की है, एहतजाज की है। उन्होंने कहा रूल्स को बुलडोज करके एक करारदाद पेश की गई है। दोनों असूली बंदे हैं, नजरियाती बंदे हैं, कानून और आइन के साथ ज्यादातर खड़े रहने वाले बंदे हैं दोनों, और दोनों बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं सेनेट में। दोनों ने एहतजाज किया। बाकी सेनेट क्या है, ये पुतली तमाशा है। फॉर गॉड सेक, इन लोगों को तो शर्म नहीं आती, हमें शर्म आती है सर यकीन करें, हमें शर्म आती। ये पूरी सेनेट जो है, जब ये पपेट्स की तरह खड़े होकर वही बोलते हैं जो इनसे सुनना चाहते हैं, लोग नहीं सुनना चाहते, ताकतवर हल्के सुनना चाहते हैं, और ये बोली चले जाते हैं। इनको तो शर्म नहीं आती, हमें शर्म आ जाती। There was a time when I thought कि जी सेनेट में जाना बड़ी एक ऑनरेबल चीज है, पार्लियामेंट में जाना ऑनरेबल चीज, भाई होगी ऑनरेबल, लेकिन वहां पे जाके ऑनरेबल एक्ट करना जरूरी है। जब तक आप ऑनरेबल एक्ट नहीं करेंगे तो फिर क्या ऑनर, कहां की ऑनर, कैसी ऑनर। आज मैं बहुत सारी दिल की बातें कर रहा हूं, और पूरी कौम लगी हुई है दो चार चीजों की, दो चार इश्यूज हैं उनको लेके लगा। मैं बड़ा ही बुरा वाकया हुआ, 9 मई वाला जो वाकया हुआ, नहीं होना चाहिए था किसी सूरत। और जिस दिन सुबह 9 मई को इमरान खान साहब अरेस्ट हुए थे, मैंने उसी दिन वीलॉग में कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर से, कारकुनान से मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग एहतजाज करें, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहकर करें। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। अब उसके अंदर पीटीआई का अपना एक मौक़िफ़ है, वो कहते हैं साजिश हुई है, हम इंट्रैप हुए हैं। एतजाज़ एहसन साहब का भी स्टेटमेंट है कि जी इंट्रैपमेंट हुई। वॉट एवर इट वॉज, उसको फेयरली मेरिट्स के मुताबिक इन्वेस्टिगेट करके अगर कोई रिस्पॉन्सिबल है तो उसको जिम्मेदार ठहरा के, और जो नहीं है उसको ज़बरदस्ती उसके अंदर ना घसीट के डिफ्यूज कर दें सिचुएशन को। उसका फ़ायदा आगे जाके किसी को नहीं होगा। इफ़ यू मेक अप योर माइंड टू सेट एग्जाम्पल्स के जो आने वाले सालों में, डेकेड्स में लोगों को हॉन्ट करें और लोग उस तरफ जाए ना, तो वो मिसालें हॉन्ट पाकिस्तान की जमहूरियत और अदालती निज़ाम और इंसाफ को करेंगी। ऐसी एग्जाम्पल्स का कभी कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, जो गुनहगार है उसको कानून के मुताबिक सजा दें, बात खत्म। हर मुहज़्ज़ब मुआशरे में ये होता है, और तारीखी एतबार से उठा के देख लें ये होता है। लेकिन हम लोग किसी और चक्कर में पड़े हुए, हमारी प्रायोरिटी और है, और हमें समझ ही नहीं आ रही है कि हमने क्या करना। अब ये जो सेनेट में करारदाद है, क्या फ़ायदा होगा इसका, मुझे आप बताएं। फौजी अदालतें आप बन जाएंगी, ये सेनेटर्स चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें मुल्क में बन जाएं, और फ़ौजी अदालतें ट्राई करें प्राइवेट लोगों को, सिविलियंस को। इंटरनेशनल कम्युनिटी में मुझे बताएं कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, कौन से मुल्क हैं जमहूरियत जहाँ पे फ़ौजी अदालतें काम करती हैं, और अगर फ़ौजी अदालतों ने काम करना है तो असल अदालतों ने क्या करना है। सत्यानाश मारने सिस्टम का मार दें। बहुत सारे लोग निकल के जा चुके हैं, मजीद और निकलना चाहते हैं, वो मौके ढूंढ रहे हैं, वो निकलने की कोशिश करते रहेंगे। फिर क्या कब्रिस्तान पे हुकूमत हो जाएगी, या सहमे हुए, डरे हुए, खौफजदा लोगों पर हुकूमत का फ़ायदा क्या होगा। हुकूमत का तो फ़ायदा वो है कि जब लोग आपसे मोहब्बत करें, प्यार करें, उनके दिल आपके दिल से जुड़े हों, और उनकी नब्ज़ पर आपका हाथ हो, और वो आपसे मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, आपको लुक फॉरवर्ड करें, उस हुकूमत का फ़ायदा है। लेकिन अगर खौफजदा लोगों को डरा के, धमका के, ये समझती है हुकूमत के ये हुकूमत करेंगे और उसका कोई फ़ायदा होगा, तो वक्ती तौर पे फ़ायदा यही है कि आप ताकत एंजॉय कर लेंगे, इक़्तिदार एंजॉय। वो टाइम जब आपका गुजर जाएगा, तारीख़ का एक ख़ास दौर है, आगे मौरख उसको स्याह दौर के तौर पे दर्ज कर देगा, और उसके बाद नए आ जाएंगे लोग, और नया सिस्टम चल पड़ेगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन हर अच्छे के बाद बुरा वक्त भी आता है, और हर बुरे के बाद अच्छा वक्त भी आता है। तो ये साइकिल है, ये सिस्टम है, इसने तो ऐसे ही चलना है, ये एवोल्यूशन है। उसमें आप अपने टाइम पे क्या करके चले जाते हैं, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अब आपको वक्ती तौर पे वो चाहिए, या फिर आपको तारीख की किताब में अपना किरदार ख़ास तरीके से चाहिए, दिस इज़ फॉर यू टू डिसाइड। और उसमें मुझे लगता है इमरान खान इज़ वेरी क्लियर, और इमरान खान ये डिसाइड कर चुका है कि अब जब मैं जेल चला ही गया हूं, तो अब एक केस या 180 केस, एक में गिरफ्तारी है, 10 में है, 100 में है, या 180 में, मैं भुगत लूँगा। जो किरदार
मौरख लिखेगा मेरा तारीख में, वो ये लिखे कि इमरान खान खड़ा था, इमरान खान डरा नहीं था, इमरान खान ने नज़रिया नहीं तब्दील किया, इमरान खान अपने वादों से भागा नहीं, और इमरान खान ने फेस किया, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मेरे ख्याल में उसके लिए इमरान खान ने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लिया। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।